माननीय सभापति महोदय, हमारे विद्वान माननीय सदस्यगण, पहले घनश्याम ठाकुर जी, उसके बाद माननीय सुनील कुमार सिंह जी, खालिद अनवर साहब, माननीय सर्वेश कुमार जी ने अपने अपने विचार इस बजट पे रखे। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी था, विचार भी था, कुछ प्रश्न भी था उसमें। तो दो तीन बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं इस बजट को लेकर के। ये सही है कि जल संसाधन विभाग, चाहे फ्लड का मैनेजमेंट हो, चाहे ड्रेनेज का काम हो, चाहे बड़ा इरिगेशन का प्रोजेक्ट हो, चाहे मीडियम इरिगेशन का प्रोजेक्ट हो, इन सब काम तो करती ही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पेयजल से रिलेटेड भी इसकी चर्चा कर रहे थे, मैं डिटेल में बताऊंगा। गंगा जल आपूर्ति योजना को लेकर के जो पर्यटन और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी कुछ प्रोजेक्ट को टेकअप किया है इस डिपार्टमेंट ने, और वो फाइनल स्टेज में है। ये 2021-22 में हम लोगों का बजट का जो कुल था वो था 4292.5 करोड़ स्वीकृत किया गया था, और 22-23 में 4690.978 करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव है। इसके तहत स्कीम व्यय हेतु 3232.63 करोड़ और स्थापना मद में 5458.348 करोड़ रुपए। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो सरकार ने, एनडीए सरकार ने 7 निश्चय 2 में घोषणा किया, और आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ चीज जो पब्लिक डोमेन में बोलते रहे उसको डिलीवर भी करते रहे। अगर उन्होंने कहा कि सड़क ठीक करना है तो सड़क ठीक करके दिया। अगर कहा कि 5 घंटे में, 5.5 घंटे में बिहार के किसी कोना से पटना पहुंचेंगे तो वो पहुंचा कर दिखाया। अगर कहा बिजली पहुंचा देंगे तो बिजली पहुंचा कर दिखाया। इसी तरह उन्होंने कहा कि इस 5 साल में, अभी जो 2020 में हम लोगों की सरकार आई है, तो 2020 से 2025 तक बिहार के हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। ये कमिटमेंट एनडीए सरकार का है, मुख्यमंत्री जी का है, और इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। ये सही है, कोरोना काल आया, उसकी समस्या हुई, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद थे। उसमें एम्बैंकमेंट का भी उसी पीरियड में चल रहा था जब गोपालगंज की चर्चा कर रहे थे। एम्बैंकमेंट पे मजदूर को भी जाना है, इंजीनियर को भी जाना है, लेकिन लार्जली हम लोगों ने उस समय में भी प्रोटेक्ट किया पूरा बिहार में। अगर कोई नॉर्मल स्थिति तो थी नहीं, तो इस हर खेत सिंचाई पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और इसमें 5 विभाग है, नोडल तो जल संसाधन विभाग है, इसमें जल संसाधन, लघु जल संसाधन, कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी है। और यहाँ से क्योंकि जल संसाधन के ज़्यादा लोग फील्ड में, इंजीनियर नीचे में है, तो उन लोगों को भेजा गया, और वो लोग हर एक पंचायत गांव में जा कर के, जो वहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि थे या वहाँ के किसान थे, उनसे बात करके उन लोगों ने, उनका जो फीडबैक था कि क्या पोटेंशियल कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या तरीका, आपका क्या सुझाव है, वो सारा सुझाव उन लोगों ने नोट किया। और टेक्निक ऐसा बनाया गया कि ये कोई पटना में बैठ कर के ये काम नहीं कर सकता था, वहाँ से उनको सारा डिस्कशन करके, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया है, वहाँ पर आपको फोटो खींचना है और वहीं से फोटो अपलोड करना है ऐप पर, तो उसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, कहाँ आप बैठ करके कर रहे हैं, वो भी उसमें आ जाता है। तो वो वहाँ पर जा करके सारा फीडबैक लेकर के ये काम दिया। ये काम शुरू हुआ था 18 जनवरी 2021 और 29 जुलाई 2021 को ये पूरा सर्वे का काम पूरा बिहार का पूरा कर लिया गया। इसमें मैंने बताया कि हम लोगों ने वेबसाइट, सिंचाई निश्चय वेबसाइट और सिंचाई निश्चय मोबाइल ऐप का शुरू किया, और उसमें सारा आंकड़ा आ गया। वो लंबा डिटेल हो जाएगा जो क्या क्या लोगों का सुझाव था, और इसके माध्यम से हम लोग 7,69,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जो डेटा हम लोगों के पास उसमें आया है, उसमें आहार पइन भी है, जल अधिशेष की योजना भी है, चेक डैम भी है, एंटी फ्लड सुलिस भी है, नहरों का पुनर्स्थापन भी है, विस्तारीकरण भी है, नलकूप आदि की योजनाएं हैं। और जो जल संसाधन विभाग को करना है मध्यम और बृहद सिंचाई योजना का काम, उसका भी डीपीआर तैयार करने का काम हो गया है, और उसके लिए जो बजट का प्रोविजन करना है उस काम के लिए 22-23 में हम लोगों ने कर दिया है।
एक जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है वो है, इस पे बहुत बात होती है लेकिन ये लॉन्ग टर्म योजना हो जाता है, वो है अब बिहार बाढ़ से कैसे बचेगा। नेपाल की चर्चा कर रहे थे हमारे माननीय साथी सुनील जी। अब नेपाल का इशू ऐसा है कि हम लोग हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से नीचे, नेपाल है ऊपर। अब सारा पानी वहां से इन करता है, चाहे गंडक हो, चाहे कमला हो, चाहे बागमती हो, चाहे कोसी हो। अब वहां जब तक हाई डैम नहीं, यही तो सारा चीज था, हाई डैम नहीं बनता है तब तक कंट्रोल तरीके से पानी आएगा नहीं। यहां पर हम लोगों का प्लेन एरिया है, यहां एक लिमिटेशन है जो हम लोग चाहे एम्बैंकमेंट बनाए चाहे कोई और तरीका करें। अब वो स्कीम चल रहा है, नेपाल में विराटनगर में ऑफिस खुला हुआ है, भारत सरकार और नेपाल सरकार के पदाधिकारी बैठते हैं। 2004 से डीपीआर बन रहा है, 2022 में हम लोग बात कर रहे हैं, पैसा भी खर्चा हो गया है, लेकिन आज तक डीपीआर का नहीं, ये वाजपेयी जी के टाइम में ये बात तय हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब केंद्र में थी और उस समय बात करके नेपाल से एग्रीमेंट हो करके वहां पर ऑफिस खुला कि इसका डीपीआर बनेगा और वहां पर हाई डैम बनेगा और दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन था, उनको भी फायदा था, वहां बिजली उत्पादन होगा। लेकिन 18 साल में उसमें डीपीआर में कोई प्रगति बहुत नहीं हो पाई और उसका वजह भी है क्योंकि नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय इशू है, डायरेक्ट हम लोग तो बात भी नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार बात करती है, बहुत कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत फ्रेंडली बीच में नहीं था, लेकिन हम लोग अपने स्तर से भारत सरकार के पास लगातार इस विषय को उठाते रहते हैं। अगर परमानेंट सॉल्यूशन अगर वो 72% हो या 76% हो, अगर परमानेंट सॉल्यूशन अगर होना है तो जब तक नेपाल में ये नहीं बन पाता है, और हम लोग जिस एरिया से आते हैं, हम लोग तो सफरर है पूरा, चाहे छपरा का एरिया हो, चाहे मुजफ्फरपुर का एरिया हो, चाहे कोसी का हो, चाहे मिथिला का एरिया हो, सारा काम करते हैं। सड़क बनवा लीजिए, एग्रीकल्चर ठीक कर लीजिए, बिजली ठीक कर लीजिए और हर एक साल वो बह जाता है। चाहे आपदा का पैसा आप कैलकुलेट कर लीजिए, करोड़ों रुपया सरकार का और इसी स्टेट का हम लोग लूज करते हैं। तो वो तो सॉल्यूशन उसका वहीं पर है और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा मूवमेंट भी होता है, फिर बात रुक जाती है, लेकिन हम लोग होपफुल हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। हम लोगों ने कहा भी है कि भाई अगर डिजाइन का कोई इशू है, कोई और बात है उनके मन में, भारत सरकार में मैं भी जाकर के मिल के आया था, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, या जो हमारे जो अभी जल शक्ति मंत्री हैं शेखावत साहब, वो भी पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ये परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं चर्चा इसलिए इस बात की कर दिया कि हम लोग लगातार परस्यू कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये इंटरनेशनल इशू है और जब तक वहाँ से जब तक थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो डीपीआर नहीं बन पाएगा और उस पर काम शुरू होगा, तो उस पर हम लोग लगे हुए हैं। तो इंटरलिंकिंग की योजना में मैं इतना 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और 3-4 एरिया जो है इस पर NWDA जो भारत सरकार का है उस पर काम करना, पहले तो उसने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने जब 2021 में रिक्वेस्ट किया कि इसको आप टेकअप उसको लीजिए, तो उन्होंने 3 नदी को टेकअप किया है। एक तो है आपको जो इंट्रा स्टेट रिवर लिंकिंग के तहत बागमती गंगा लिंक, दूसरा है बूढ़ी गंडक नून वाया लिंक। ये सब आ जाएगा सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, ये पूरा बेल्ट का ये एरिया जो मैं इंट्रा लिंकिंग की बात कर रहा हूँ। और तीसरा है बागमती बूढ़ी गंडक लिंक योजना। इसका सभ्यता पर दोबारा, पहले तो उसने मैंने कहा रिजेक्ट कर दिया था, हम लोगों ने कहा कि इसको दोबारा देखिए और इस पर हम लोग को कुछ ना कुछ आगे मूव करना है, उस पर काम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में जो छोटी नदियों को जोड़ने का मुख्यमंत्री जी का भी ये था कि भाई कम से कम एक योजना आप जरूर लीजिए जो स्टेट के अंदर नदी है, छोटी छोटी नदियों को जोड़ने का। और एक बड़ा खुशी का बात है, बैठे हुए हैं हमारे सीनियर नेता, हाँ पूर्वे साहब, रामचंद्र पूर्वे साहब, तो वो हाँ एक जो योजना है जो बहुत खुशी होगा हाउस को, क्योंकि विरोध पक्ष विपक्ष तो चलता रहेगा, लेकिन स्टेट के लिए
हम आपस के विरोध को लेकर के स्टेट का विरोध नहीं करने लगे। आपस में तो विरोध कर सकते हैं, हम आपका करें आप हम का करें, लेकिन ऐसा नहीं हो विरोध करते करते बिहार का विरोध करने लगे, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो एक प्रसन्नता की बात है कि एक बहुत बड़ा योजना जो बिहार में पहली बार इंट्रालिंकिंग का योजना जिसका 85% काम हो चुका है शिवहर में बेलवाधार, जिसमें 85, मैं खुद भी जाकर के वहां देख के आया, बेलवाधार में 85% काम हो गया है। मैं उसका थोड़ा सा डिटेल जरूर बता दूंगा कि अधिशेष जल को, छोटी छोटी नदियों के अधिशेष जल को दूसरी नदी में इंट्रालिंकिंग है क्या कि एक नदी के पानी को आप दूसरे नदी में ट्रांसफर कर दिए और ये देखना कि उस समय वो नदी का जो बेड है वो खाली हो या कम पानी हो, तो वो जो प्रेशर रहता है पानी का वो कम हो जाएगा। तो इसमें पहली बार बिहार में शिवहर जिले में के सीतामढ़ी जिला स्थित बेलवाधार स्कीम का एक कारगर कदम साबित होने जा रहा है। इस योजना के द्वारा बागमती नदी का एडिशनल पानी जो है, अधिशेष पानी जल बेलवा स्थित हेड रेगुलेटर के माध्यम से बूढ़ी गंडक में प्रवाहित किया जाएगा। यह सामान्यतः क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनता है। अब इससे पुरानी बागमती धार बेलवा मीनापुर लिंक चैनल को पुनर्जीवित किया जाएगा। साथ ही चैनल के दोनों ओर तटबंध का निर्माण किया जाएगा। इंट्रालिंकिंग ऑफ रिवर की अवधारणा के अनुरूप दो नदियों के जल को रूपांकित जलस्राव के तहत प्रवाहित करने की दिशा में यह प्रदेश की पहली योजना होगी। 2 चरणों में पूरी होने वाली इस योजना की पहली चरण के अंतर्गत बागमती नदी के दाएं तट पर बेलवा के नजदीक हेड रेगुलेटर का निर्माण, बांध का निर्माण एवं एज प्रोटेक्शन का कार्य कराया जा रहा है। इस फेज का 85% कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 2022 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसी तरह आपको इसी में हेड रेगुलेटर में बागमती नदी के जल स्तर में वृद्धि होने की स्थिति में बाढ़ का पानी शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर जिले में फैल जाता था। इसके अतिरिक्त शिवहर से मोतिहारी जाने वाली राज्य उच्च पथ पर आवागमन भी बाधित होता था। हेड रेगुलेटर सह सड़क पुल, इस पर हम लोग रोड भी बना रहे हैं, के निर्माण से वो भी 85% काम हो गया है रोड का। और मैं गया था तो कुछ लैंड एक्विजिशन का भी इशू था, तो फिर मैंने मोतिहारी के जिलाधिकारी से बात करके हम लोगों ने वहीं रिजॉल्व किया। पथ पर बाढ़ अवधि में आवागमन संभव हो सके, इससे पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल, पताही, मधुबन प्रखंड और शिवहर जिले के पिपराही, शिवहर, डुमरी, कटसारी तथा तरियानी प्रखंड के निवासी लाभान्वित होंगे इस रोड बनने से। वो भी इस साल रोड कंप्लीट हो जाएगा, 85% काम हो गया। तो ये तो हो गया इंट्रालिंकिंग का पहला प्रोजेक्ट जो प्रदेश में चल रहा है। मैंने कंप्लीट कर, नहीं, एक मिनट अभी हमको बोलने दीजिए, नहीं तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। आ रहा हूं, बोल रहा हूं, आपको सब बात आज बोल दूंगा, आप पेशेंटली सुनिए ना। दूसरा है कोसी मेची लिंक योजना। पूरा सीमांचल में सिंचाई का हम लोगों ने कोई बहुत सृजन नहीं किया, मुझे एडमिट करने में आज तक बहुत नहीं, क्योंकि फ्लड का पानी काफी आता था, चारों डिस्ट्रिक्ट में आता रहता था। और इस योजना के तहत कोसी मेची लिंक एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मैं धन्यवाद शेखावत साहब का भी दूंगा, क्योंकि वो आगे बढ़ करके इस प्रोजेक्ट को पुश करने में, मूव करने में, क्योंकि उसका बहुत सारा क्लियरेंस होता है। तो इस योजना के अंतर्गत कोसी मेची मुख्य लिंक नहर जो अररिया जिला में पूर्वी कोसी नहर के 41.30 किलोमीटर से निकलकर 76.20 किलोमीटर तय कर मेची नदी जो किशनगंज में है वहां यह पानी ट्रांसफर किया जाएगा। इससे संबंधित सारा क्लियरेंस, चाहे इन्वायरमेंट का क्लियरेंस भारत सरकार से हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का क्लियरेंस जल शक्ति मिनिस्ट्री से हो, वो सारा क्लियरेंस हो गया। भारत सरकार ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट में ले लिया है। नेशनल प्रोजेक्ट में लेने का मतलब कि 60% भारत सरकार देगा, 40% बिहार सरकार देगा। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट भारत सरकार से कर रहे हैं कि 90-10 के रेशियो पर होना चाहिए। वो तो एक बात चल रही है कि जैसे केन बेतवा को उन्होंने दिया 90-10 पर, ऐसे ही इस योजना को भी 90-10 के रेशियो में दें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू किया पीछे और उन्होंने कहा कि नहीं, इस योजना को आप आगे बढ़ाइए। और हम लोग इस पर डीपीआर के लिए ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है। और इसमें आपको जो हम लोगों की तरफ से फंड देना था वो भी NWDA कर रहा है, वो फंड भी हम लोग दे दिए हैं, मतलब उसका प्रोविजन कर दिए हैं उस फंड का। और इस योजना के पूरा होने से
ऑलरेडी इसका डीपीआर बन रहा है, तो काम का शुरुआत हो जाएगा। ये 2016-17 में जब ये बना था, इसका उस समय डीपीआर तो 4900 करोड़ था। अब क्योंकि 5-6 साल हो गया, तो इसका रिवाइज डीपीआर आएगा, उसी हिसाब से उस पर काम होगा। तो कोसी मेची लिंक योजना में जो पूर्वी कोसी मुख्य नहर का 41.30 किलोमीटर में रिमॉडलिंग कार्य, 76.20 किलोमीटर में मुख्य लिंक नहर का निर्माण, 229 किलोमीटर में शाखा नहर का निर्माण और 48 किलोमीटर में वितरणी का निर्माण होना है। इस योजना के पूरा होने से सीमांचल के चारों जिला पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के 2,15,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का काम होगा। साथ साथ बाढ़ से भी राहत सीमांचल के लोगों को मिलेगा। तीसरा, जिसकी चर्चा आदरणीय पूर्वे जी कर रहे थे, लखनदेई नदी। इसमें क्योंकि ये डेड रिवर था, बिहार में बहुत सारा नदी, सही बात है, ड्रेनेज का एक बड़ा इशू है, वाटर लॉगिंग एक बड़ा इशू है, कोई भी क्षेत्र देखते हैं। अब गाद एक बड़ा इशू है। मेरा जो दिखा रहे थे पेपर कटिंग, सही बात है, हम लोग रेज करते रहते हैं कि नेशनल सिल्ट पॉलिसी बनना चाहिए, क्योंकि स्टेट, क्योंकि अब गंगा में ये इतना बड़ा गंगा है, उसमें जो गांधी घाट से फरक्का जाने में पहले 3 दिन लगता था महोदय, अब गांधी घाट से फरक्का जाने में 7 दिन लगता है पानी को फ्लड के टाइम। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि कैसे फरक्का के अपस्ट्रीम में पूरा पानी होल्ड हो जाता है। या तो फरक्का के डिजाइन में प्रॉब्लम अब हो गया है, डिजाइन पुराना हो गया, या कोई और तरीका हो गया, तो उसको तो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। टूट जाए तो अच्छा है बिहार के लिए, लेकिन उसको तो इंटरनेशनल इशू है। लेकिन उसके अपस्ट्रीम में जो गाद है पूरा भागलपुर से लेकर बक्सर तक, तो वो जब तक उस सिल्ट नहीं निकलेगा, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनेगा, तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा बरकरार रहेगा। कोई टेम्पोररी अरेंजमेंट में तो कुछ हम लोग कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग इस इशू को उठाते रहता है कि कोई नेशनल सिल्ट पॉलिसी बने जो गंगा के गाद को निकालने का काम, क्योंकि गंगा में तो और नदी भी आकर के मिलती है, गंडक भी तो गंगे में आकर मिलता है। तो अगर वो प्रॉब्लम रहेगा तो इस पर उठाते रहे। लखनदेई नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया गया। लखनदेई नदी की पुराने धार में सिल्ट, ये डेड रिवर था महोदय, और धार मृतप्राय हो गई थी। बहुपयोगी एवं जीवनदायी लखनदेई नदी की धार को पुनर्जीवित करने की लंबे अरसे से मांग थी, और जिसके लिए लखनदेई नदी की नई धार को पुरानी धार से मिलाने हेतु 3 किलोमीटर की लंबाई में नए चैनल का निर्माण प्रगति पर है। 18.27 किलोमीटर में पुरानी धार का उराहीकरण का काम हो चुका है। इस कार्य और जो बचा हुआ काम है, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ इशू था, फंड जाना था, फंड चला गया, मैंने खुद भी उसको रिव्यू किया, पैसा लोगों को मिल रहा है। और इस साल बाढ़ से पहले, जब मैं बाढ़ बोलता हूं तो 15 जुलाई से पहले लखनदेई का काम पूरा हो जाएगा। ये हम लोगों ने टारगेट दिया है, वो काम पूरा हो जाएगा। और इससे खास करके सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा, बथनाहा, सीतामढ़ी एवं रूनी सैदपुर प्रखंडों में कुल 3539 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य हो जाएगी। आपका भी शायद क्षेत्र उसी में आता है। 2 और इंपॉर्टेंट जो विषय था वो है गया का फल्गु नदी। हम सब लोग जाते रहते हैं वहां पर। देश सिर्फ वो गया कोई सिर्फ दक्षिण बिहार का कोई शहर है, ये नहीं है, पूरा बिहार के लोगों का है, पूरा देश और दुनिया के लोगों का है। पूरा हिंदू हो, सिख हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो, सारे लोग गया में आते हैं। पितृपक्ष में अपने पूर्वज के तर्पण के लिए हम लोग देते हैं, दुनिया से भी लोग आते हैं वहां पर। और वहां पर जब फल्गु नदी था, तो इसी हाउस में मैं जब पहले एमएलसी था तो उठता रहता था विषय, जो पहले वहां से एक एमएलसी आते थे, इस विषय को उठाते रहते थे। हाँ, हमेशा उठता था वो विषय। और वो आपको बालू खोद करके, संजीव बाबू अभी भी उठाते, बालू खोद करके आपको पानी निकालना पड़ता था। तो अब ये, और जो भी पानी दीजिए वो सिंक चला जाता था नीचे। तो हुआ कि नहीं, इसको कुछ ऐसा करना चाहिए कि उस पर काम करना शुरू किया डिपार्टमेंट ने। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने उस पर स्टडी दिया, सर्वे करवाया, इसलिए कि हम लोग बना भी देंगे, फिर पानी चला गया तो फिर तो यही होगा कि इतना पैसा लगा दिया, पानी रह ही नहीं रहा है वहां पर। तो जब स्टडी में नीचे में रॉक मिल गया, पत्थर,
और स्टील सीट पाइल जो होता है वो लगा करके, शायद बिहार के इस एरिया का सबसे पहला काम हो रहा है रबर डैम का, जिस पे काम शुरू हो गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं, इस योजना के तहत विष्णुपद मंदिर के 300 मीटर निम्न प्रवाह में 405 मीटर लंबा 3 मीटर ऊंचा रबर डैम का निर्माण कराया जा रहा है। डैम की नींव में सीट पाइल का काम पूरा हो गया है। राफ्ट का निर्माण प्रगति पर है। पहले इसका जो डेडलाइन था वो था अक्टूबर 2023 जब काम शुरू हुआ, लेकिन जब मुख्यमंत्री जाकर के वहाँ रिव्यू किए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोशिश कीजिए आप लोग इस साल पितृपक्ष 2022 से पहले इस काम को पूरा किया जाए। डिपार्टमेंट ने भी चैलेंज के रूप में लिया और डे नाइट काम करा के 2022 अगस्त तक ये योजना पूरा हो जाएगा। और बहुत बधाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बधाई है। ये हम लोग लगातार मांग करते थे कि पटना गया का जो है पानी का लेयर ऊपर हो, उसके लिए बियर डैम बने। अब बियर डैम एक दूसरे रबर डैम के रूप में बन रहा है माननीय मंत्री जी, साथ गंगा का पानी भी आ रहा है। जीवित रहते हुए अपने लिए भी तर्पण किया जा सकता है कि नहीं? इसलिए ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है, अद्भुत काम है। दूसरा है जिसकी चर्चा हमारे माननीय सुनील जी कर रहे थे, गंगा जल आपूर्ति योजना। सभापति महोदय, आप भी जब यहाँ पर पूरा एक बार हुआ था जल जीवन हरियाली पर, दोनों हाउस मिल करके पूरा डिबेट किया था और उसके जो 7 बनाए गए थे जो कौन कौन एरिया में काम करना है पर्यावरण को लेकर के, उसमें एक मेन जो काम था वो था कि जहाँ पानी अधिशेष है या ज़्यादा है वहाँ से पानी ले करके जहाँ स्कार्स एरिया है, जहाँ पानी की उपलब्धता कम है, उस एरिया में क्या पानी को हम लोग ले जा सकते हैं। और उसी योजना के तहत इस पर काम शुरू हुआ और इस योजना 2019-20 में इस पे काम, वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जल जीवन हरियाली का था कि, और इसमें ये नहीं है कि हम लोग पानी वर्षा के समय ले जाएंगे। गंगा में पानी लिफ्ट करने का एक समय है, आपको परमिशन चाहिए। तो जो बरसात का समय है जिसको फ्लड का टाइम कहते हैं, जुलाई से लेके अक्टूबर तक 4 महीना पानी हम लिफ्ट कर सकते हैं, वो बिहार सरकार के जुरिडिक्शन में। उसके अलावा नहीं तो बहुत तरह का परमिशन चाहिए। तो हम लोग जुलाई से लेके अक्टूबर तक उस पानी को लिफ्ट करेंगे और लिफ्ट करके उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं और स्टोर करके उसको ट्रीट करके पीने का पानी। अब मैं दूसरे विषय पर आऊँगा। हम लोग हर एक घर में, चाहे वो राजगीर हो, चाहे गया हो, चाहे बोध गया हो, और कॉस्ट इसलिए भी बढ़ा क्योंकि इसमें हम लोगों ने नवादा बाद में जोड़ा। वो फेज 2 में होना था लेकिन फेज 1 में आ गया और कुछ डायरेक्शन हमारा चेंज हुआ क्योंकि जो पाइप जा रहा था वो बहुत सारा पॉपुलेशन के बीच में पड़ जाता था, तो वहाँ डिफिकल्ट हो गया। तो फिर थोड़ा जो रूट डाइवर्ट हुआ उसको लेकर के, और इस चारों शहर में हम लोग पीने का पानी पहुँचाएंगे और इस पर 135 लीटर एक आदमी पर कैलकुलेट किया हुआ है पानी जो जाएगा। और इसके नहीं, हर एक 4 महीना पानी लिफ्ट करेंगे, सप्लाई सालों भर होगा, उसको स्टोर करेंगे क्योंकि हम लिफ्ट कर ही सकते हैं 4 महीना, फ्लड के टाइम में ही पानी ले सकते हैं गंगा से। तो वो 4 महीना पानी लेंगे गंगा से, उसको स्टोर करके ट्रीट करके हर एक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। अब इसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये 151 किलोमीटर इसमें पाइपलाइन डालना था, 80% काम हो गया है। 151 किलोमीटर में 142 किलोमीटर पाइपलाइन डल चुका है, केवल 9 किलोमीटर पाइपलाइन इसमें डालना बाकी है। आज जून 2022 में बटन दबा करके गंगाजल सीधा राजगीर और गया में लोगों को पीने के लिए पहुंच जाएगा। पर पानी पहुंच जाएगा, उसकी संरचना घर घर जो उनको टैग करके करना है उस पर भी काम, क्योंकि अन्य डिपार्टमेंट भी इसमें लगे हुए हैं, तो उसमें ये काम पूरा हो जाएगा। इसका भी प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये दोनों काम गया में आपको रबर डैम के थ्रू सालों भर पानी की उपलब्धता, और ये जो स्कीम है जो हर एक घर तक पीने का पानी पहुंचाना, ये भी इस जून तक ये काम पूरा हो जाएगा। नवादा हो सकता है कि 1-2 महीना डिले हो पहुंचा। गंगा के दक्षिण तरफ जो शहर है उसके लिए ज़्यादा व्यवस्था हो रही है, लेकिन ये सासाराम भी अछूता क्यों रह रहा है? नहीं,
सासाराम कैसे अछूता रहेगा। और इसके अलावा जो एक हम लोग के तरफ का दो तीन गंगा नदी जो एरिया था कि हम लोग 72 में ये स्कीम बना था पश्चिमी कोसी नहर, अब 72 ईस्वी से आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। पूरा जो मधुबनी का जो पूरा एरिया का वो था, और मधुबनी के एरिया में आपको वो स्कीम प्रोग्रेस में है, 2023 तक उस पर भी काम हो जाएगा। इसी तरह जो कमला में एक बराज बन रहा है, बराज अभी तक लोग वीरपुर या वाल्मीकि नगर में देखे थे, कमला पर क्योंकि हर एक साल वहाँ टूट जाता था, 2019 की भी चर्चा कर रहे थे, टूट गया। तो उसके बाद वहाँ हुआ कि जब तक, और उसमें हम लोगों ने देखा कि जो उस पर बियर बना हुआ है तो पूरा का पूरा पानी उसको उसके ऊपर से चला गया। तो वो बराज का काम भी शुरू हो गया है, नवंबर में ही मुख्यमंत्री जाकर उसका काम शुरू किए थे। इसी तरह उत्तर कोयल योजना एक महत्वपूर्ण योजना है औरंगाबाद एरिया के लिए, और ये बहुत दिन से लंबित था। तो ये प्रसन्नता की बात है कि अभी हम लोगों ने, बिहार सरकार ने इसमें जो 77 किलोमीटर लाइनिंग का काम था, क्योंकि झारखंड से भी आता है ये, वो बिहार सरकार ने उस पर अपनी सहमति दे दी है। इसका काम, इस पे काम शुरू हो गया है, और इसके जिस जो कंक्रीट लाइनिंग होगा तो गया तक पानी आ जाएगा आपका। और उसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था कंक्रीट करना है कि नहीं करना है। तो बिहार सरकार ने सहमति पिछले महीने भेज दी है, और उस पर काम हो गया है ना। हाँ, क्लियर 77 किलोमीटर वो आपको उस पर कंक्रीट लाइनिंग हो जाएगा। और इसके तरफ साथ ही 619 किलोमीटर जो वितरणी है उसका भी रेस्टोरेशन का काम हो जाएगा। और इस योजना के शुरू हो जाने से करीब 95,000 हेक्टेयर में जो सिंचाई का सुविधा हो जाएगा। इसमें औरंगाबाद जिले 8 प्रखंड, नबीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज, बारून, देव, मदनपुर, गोह और गया जिला का 4 प्रखंड, आमस, गुरुआ, गुरारू और कोच लाभान्वित होंगे। अब और ये अपार हर्ष, अपार खुशी का माहौल बनेगा सर ये जब चालू होगा। मगध के तरफ से, उनके जनता के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गया जिला में इतनी गर्मी पड़ती है, और जो वहाँ नदी है फल्गु नदी, उसे गुप्त गंगा भी कहते हैं, और गुप्त गंगा में इतनी अपार हर्ष है, मैं आभार भी प्रकट करती हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ा सौठी करके, एक जो पूरा पूर्वी चंपारण का एरिया है, इस बार भी बाढ़ के समय में जा करके देखे, सुगौली वगैरह में काफ़ी, या मोतिहारी शहर को लेकर के काफ़ी वहाँ पानी का स्प्रेड था, काफ़ी दिन तक पानी लगा रहा। तो इस बार सरकार ने ये तय किया, विभाग ने तय किया है कि सिकरहना नदी जो है उसके दाएं किनारे के तटबंध का भी निर्माण किया जाएगा। और पूर्वी चंपारण के चनपटिया प्रखंड से पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर सदर प्रखंड अंतर्गत छौरादानो रोड के निकट कटहा तक 56 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध का निर्माण कराने की कार्य योजना बनाई गई है। भूमि अधिग्रहण का काम हो चुका है, और इसके होने से पश्चिमी चंपारण के चनपटिया, मझौलिया, बेतिया एवं पूर्वी चंपारण के 4 प्रखंड रामगढ़वा, सुगौली, बंजरिया और मोतिहारी सदर के साथ मोतिहारी शहर के कुल 59,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को बाढ़ से सुरक्षा की आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके दाएं तटबंध के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से टेक्निकल अप्रेजल के लिए गया हुआ है। दुर्गावती कमांड क्षेत्र, एक हमेशा चर्चा होता है, इंद्रपुरी का, कदबन का चर्चा हमेशा होता है। अब उसमें समस्या ये है कि सीएम भी स्पॉट पर जाकर किए, डीपीआर भी हम लोग का फाइनल स्टेज में, लेकिन इसका डूब क्षेत्र झारखंड में भी पड़ता है और यूपी में भी पड़ता है। तो अपेक्षित रिस्पांस वहां से हम लोग तो बात कर रहे हैं, जो किसी तरीके से झारखंड कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका प्रोग्रेस स्लो है। जो कदबन, ये जो इंद्रपुरी जलाशय का जो काम है, दुर्गावती कमांड क्षेत्र का महोदय, इसी तरह दुर्गावती कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन योजना के तहत कुल कृषि योग्य 32,467 हेक्टेयर है, जिसके अंतर्गत 29,220 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई नाला का निर्माण का कार्य, 3247 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई योजना का कार्य, 2021 में 17,757 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्का प्रक्षेत्र सिंचाई निर्माण का नाला का निर्माण कार्य किया गया है।
और सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए आधारभूत संरचना विकास यथा पंप हाउस, सम्प, फिल्टर यूनिट, मुख्य पाइप एवं उप मुख्य पाइप का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 200 हेक्टेयर क्षेत्र में कराया जा रहा है। इसके अलावा मैंने बताया कि आपको गाद प्रबंधन नीति के लिए जो बात हो रही है, जो हम लोगों ने अनुरोध भी किया भारत सरकार से, तो इसका ये नतीजा निकला कि जल शक्ति मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेंट मैनेजमेंट का प्रारूप तैयार किया है और हर एक स्टेट से मंतव्य मांगा है। तो हम लोगों ने भी विभागीय मंतव्य पे दे रहे हैं उनको, जो क्या सिल्ट मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए। और अगर डिटेल तो आप बता ही रहे थे कि 1,80,000 हेक्टेयर हम लोगों ने मुक्त किया है, 7,62,000 हेक्टेयर मुक्त करना है, उसमें 2.5 लाख तो इकोनॉमिकली करेक्ट नहीं है उसको मुक्त करना, क्योंकि वहाँ एक्वा कल्चर मत्स्य पालन की पॉसिबिलिटी है। अब मैं कुछ बात की आपको, और पिछली बार एक इशू हमेशा होता है कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड रेन हो जाता है और जो इन्वायरमेंट का एक चेंज हो गया है कि एक समय आपको दिसंबर में भी कभी रेन हो जाएगा, कभी पिछली बार गंडक में 15-16 जून को ही 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी आ गया, जो लोग हम लोग अगस्त में सोचते थे कि आएगा। तो उस मामले में डिपार्टमेंट अलर्ट रहता है, निगेटिव बात ज़्यादा आ जाती है, लेकिन अगर पूरा 2021 में हम लोगों ने कहीं टूटने नहीं दिया तो डिपार्टमेंट के लोग जरूर उस काम में लगे हुए थे जिसको प्रोटेक्ट किए इस चीज़ को। और 2-3 चीज़ का और चर्चा करके मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। एक चीज़ जो है कि हम लोगों ने नया, अभी तक पुराने टेक्नोलॉजी से कुछ काम होता था, तो लास्ट ईयर 19-20 में हम लोगों ने शुरू किया एक स्टील सीट पाइल लगाने का। वो लगा देते हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाता है, फिर वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार मैंने डिपार्टमेंट ने एक इंटरनेशनल वेबिनार किया था, जो दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी और है जिसपे अगर थोड़ा सस्ता भी हो और वो लगा करके हमको दोबारा काम नहीं करना पड़े। कुछ जगह हम लोग देखते थे कि हर एक साल काम कराना पड़ता है। हाँ, मैंने महंगा भी हो तो काम नहीं करना पड़े, करेक्ट, कि अगर लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कुछ निकले। तो एक तो सॉल्यूशन नेपाल में है, लेकिन अपने अंदर क्या एक इस्माइलपुर बिंद टोली है भागलपुर में, तो मैं भी देखता था कि हर एक साल उसके लिए प्रपोजल आता है और वो जाके टूट जाता है या समस्या हो जाती है। तो इस बार हम लोग 8 जगह तय किए हैं जहां हम लोग जो नया टेक्नोलॉजी को एक सर्टेन एरिया में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूज करेंगे, और अगर वो सक्सेस किया तो उसको और हम लोग बढ़ाएंगे। उसमें कटिहार में, जो भागलपुर एरिया में आता है, बाढ़ क्षेत्र कटिहार है, भागलपुर है, कटिहार तो हमारा जोन हो गया, लेकिन जगह है भागलपुर, इस्माइलपुर बिंद टोली, जहां मैंने बताया। इस बार उसके 200 या 300 जो डिपार्टमेंट लोग अभी उसको फाइनल कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग इस बार नया टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। इसी तरह वैशाली में है बल्हा बसंत, ये मुजफ्फरपुर डिवीजन में आ जाता है। तो वैशाली मैं गया भी था, बल्हा बसंत दोनों जगह गया हूं, जाकर के देखा हूं। बल्हा बसंत में हम लोग करने वाले हैं। बक्सर में धर्मशस्त्रपुर है जगह, तो वहां पर नया टेक्नोलॉजी इस बार यूज करने वाले हैं फ्लड में। इसी तरह सुपौल जिला में चोरहर निर्मली है, तो वहां पर भी नया टेक्नोलॉजी इस बार यूज करेंगे। दरभंगा जिला में खोरोई बांध है, वहां पर नया टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। और गोपालगंज में पतराहा छड़की है, वहां बहुत सारा छड़की है, वहां पर नया टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो इस बार जो हमारा 7 जोन है, 6 जोन है, 6 जोन में एक जगह हम लोग नया टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहे हैं। अगर वो सक्सेस कर गया तो उसको हम लोग फिर बड़े स्केल पर अगले साल हम लोग यूज करेंगे। 2 चीज मैं और बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक हम लोग का पटना में है मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर, जो पूरा एनालाइज करता है, क्योंकि हमारे लिए चिंता ये नहीं है कि बिहार में क्या फ्लड आया, हम लोगों को ज़्यादा चिंता हो जाता है कि नेपाल में क्या बारिश हुई, उसके स्टेशन में कितना बारिश हो रहा है, वो कितनी समस्या करेगा। तो ये एक प्रसन्नता की बात है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर जो है, जो खगौल पटना में है, वो डेटा तो तैयार करता था, लेकिन वो डिसेमिनेट नहीं होता था, हमारे इंजीनियर के पास या हमारे जिलाधिकारी के पास नहीं पहुंच पाता था। अब हम लोगों ने जो उसमें तरीका अपनाया है, आपको खुशी होगी, पिछले साल
आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है 72 घंटा पहले सूचना मिल जाती है विभाग को भी और जिला प्रशासन को भी, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर के थ्रू, कि आपको पानी का क्या स्थिति होने वाला है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है और 90% सटीकता इसकी देखी गई है, जिसमें जो प्रमुख नदी है बागमती, अधवारा, महानंदा, गंगा नदी, इस सब का स्टडी करके 72 घंटा पहले बता देता है कि यहाँ आज रेन की क्या, बरसात की क्या स्थिति होने वाली है। तो कम से कम विभाग के लोग भी और उस जिला प्रशासन के लोग भी अलर्ट रहते हैं कि यहाँ एक्सेस आज पानी होने वाला है, ये रेन होने वाला है। तो ये एक बड़ा काम, और इस साल से गंडक और कोसी का भी इसमें ऐड कर दिया गया है, उसका भी असेसमेंट 72 घंटा पहले आ जाएगा। एक लास्ट जो है ये हम लोगों, ये तो यहाँ पर है, और एक है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो रिवर का स्टडी करता है। अभी तक विभाग का जो भी रिवर का स्टडी है वो पूना में जाके होता था, टाइम भी बहुत लगता था और पैसा भी बहुत लगता था। और कोसी नदी का पूरा मॉडल जो है वो पूना में रखा हुआ है, बिहार में नहीं रखा हुआ है, वो जो ये जो CWPRS में रखा हुआ है, जो हम स्टडी कराते हैं। तो अब सुपौल जिला के बीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का काम शुरू हो गया है, और इससे बिहार सरकार का करोड़ों का खर्च भी बचेगा। इस सेंटर शुरू होने के बाद नदियों के बारे में रियल टाइम आंकड़ा भी मिलेगा। बगल के राज्य भी इस काम को यहाँ आकर के स्टडी करा सकते हैं, और ये भी दिसंबर 2022 तक ये काम पूरा हो जाएगा। अब मैं लंबा, क्योंकि हमारे अन्य साथियों को भी कुछ कुछ बोलना है, तो मैं तो यही कुछ बात जो विभाग के द्वारा किया जा रहा है उसको मैंने थोड़ा संक्षिप्त तरीके से आपके सामने रखा। मैं यही एक बात माननीय मंत्री जी, माननीय वो सबसे बड़ी समस्या सीतामढ़ी काफी प्रभावित रहता है, माने नदी और खेत दोनों का पेट एक हो गया है। तो अधवारा समूह की नदी के उड़ाही के संबंध में कोई कार्य योजना आपकी बनी है? नहीं, अभी तो मैं तो आपके संज्ञान में हम डाल रहे हैं। नहीं, ठीक है। और ये सही है कि वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ा इशू है जो उसको करने का, और हम लोग उसको विभाग से उस पर सीरियसली कुछ कार्य योजना बना करके लाए। एक मिनट हमको भी कहने दीजिए कुछ। माननीय मंत्री जी, आपसे मैंने आग्रह भी किया था पहले भी कि ये जो नहर प्रणाली हम लोग के यहाँ सोन नदी से जो बनी है, ये बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी यह उस क्षेत्र के लिए लाइफलाइन है, लेकिन उसकी उड़ाही कभी नहीं हो रही है, उसकी सफाई कभी नहीं हो रही है। बहुत छोटे छोटे पौधे और सिल्ट जम गया है, जिससे कि पानी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो आपसे आग्रह है कि और आसन से भी आग्रह है, व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह है कि उस पर ध्यान देंगे जरा सा कि सफाई हो जाए ताकि पानी का यूटिलाइजेशन हो। आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं, हालांकि जो बात ही बोले अभी सत्य बोले हों या सत्य बोले हों, लेकिन अच्छा बोले हैं, हम इनको धन्यवाद देते हैं। तो महोदय, हम ये कहना चाहते थे कि जो हमारा चंवर का जो समस्या, हरदिया चंवर का, महोदय इस बार भी देखे होंगे कि रोपनी